हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा कवि परिचय से। अब देखिए, आपका जो सिलेबस है, जो यूके ट्रिपल एससी से जनरल सिलेबस आया है, उसमें कवि जो हैं पद्य खंड के अलग और गद्य खंड के अलग दिए हुए हैं। तो आपको उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी कवि और लेखक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप उस सिलेबस को देख लीजिए, उसमें जितने भी कवि और लेखक मेंशन हैं पद्य खंड और गद्य खंड में, वो सभी मैंने इसमें लिखे हैं। और आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पद्य खंड के सारे कवि पढ़ेंगे, ठीक है। और गद्य खंड का जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो जो आज का टॉपिक है वो है पद्य खंड के सारे कवि। इसलिए जो भी नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। और गद्य खंड में हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, गौरापंत सिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो इतने जो हैं गद्य खंड के हैं। और पद्य खंड का आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 यानी कि सन 1398 लहरतारा वाराणसी में हुआ, ठीक है। गुरु थे इनके संत आचार्य रामानंद जी, पत्नी लोई, ठीक है। प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साखी, सबद और रामायणी, ठीक है। कबीर की इन्हीं रचनाओं यानी कि साखी, सबद, रामायणी के संकलन को बीजक कहा जाता है, ठीक है। कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। तो निर्गुण धारा क्या होती है? निर्गुण धारा में जो कवि थे ये भक्ति में विश्वास तो करते थे, पर किसी अवतार में विश्वास नहीं करते थे। वहीं अगर सगुण भक्ति की बात की जाए तो सगुण भक्ति वाले जो है किसी अवतार में विश्वास करते हैं, यानी कि राम और कृष्ण, जैसे कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। तो इस तरह से वो सगुण भक्ति धारा की जो थी कवित्री थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कबीर जो थे वो निर्गुण धारा के कवि थे। एक टॉपिक मैंने बताया है हिंदी साहित्य का, जिसमें मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि कौन कवि जो है रीति काल में थे, कौन भक्ति काल में थे, कौन द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो इस तरह से वो टॉपिक करवाया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक उनकी दे दूंगी। आप उस तरीके से भी इनको समझ सकते हैं। पर आपके सिलेबस से जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए और इसका एक एक पॉइंट नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा दी है। तो पूछा जाएगा तो किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा दी है, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने कहीं बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। और मृत्यु की बात की जाए कबीरदास जी की, तो संवत 1551 यानी कि सन 1608 मगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। सूरदास जी, तो सूरदास जी देखिए भक्तिकालीन कवि ये हैं। जन्म इनका हुआ 1483 ईस्वी रुनकता आगरा में। पिता रामदास, ठीक है। माता जमुना दास। गुरु जो हैं इनके वल्लभाचार्य। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो, ठीक। तो आपको इनकी रचनाएं ध्यान रखनी हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक थे, ठीक है। तो अष्टछाप क्या थे? 8 कवि थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टछाप जो है भक्ति काल में क्या थे? तो 8 कवि थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टसखा की संज्ञा दी है, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग का अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो इनके ही गुरु वल्लभाचार्य थे।
ठीक है। और मृत्यु की बात की जाए तो 1563 पारसोली ब्रज में इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए एक बात और आप नोट कर लेना कि अगर इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ में कहीं जगह अलग मिले तो उसको मत लिखना, क्योंकि आपको जो है लिखा है साफ साफ कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के ही तहत जो है आयोग ने जो है सिलेबस जारी किया है, तो आयोग जो है एनसीईआरटी की ही डेट मानेगा। ठीक है, तो आपको कहीं से अगर अलग डेट मिल रही है, जैसे कि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको अलग डेट मिल सकती है, तो उनको आप नोट मत करना। ठीक। अब थर्ड देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, ये भी भक्तिकालीन कवि हैं। जन्म सन 1511, राजापुर उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम पूछा जाए तो राम बोला, पिता आत्माराम, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली। ठीक है। गुरु नरहरिदास। और प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इस जो रामचरितमानस है इसकी भाषा कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में है। तो रामचरितमानस की अक्सर जो है भाषा पूछ ली जाती है। ठीक है। अब आगे देखिए, रामलला नरछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास को गोस्वामी व अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता था। ठीक है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब एक पॉइंट आपको नोट करना है, जो तुलसीदास रचना है, ठीक है, वो तुलसीदास की नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो तुलसीदास रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है। अब देखते हैं मीराबाई। मीराबाई भी जो हैं भक्तिकालीन कवियत्री हैं, पर ये सगुण धारा की हैं। ठीक है, मैंने बताया है ना, जो सगुण धारा होते हैं वो यानी कि वो किसी अवतार में विश्वास करते हैं। ठीक। जन्म इनका 1498 ईस्वी चौकड़ी जोधपुर राजस्थान में हुआ। पति भोजराज। ठीक है, पति से इनका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई के पति का नाम। ठीक है। गुरु रैदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख रचनाएं देखिए, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, फुटकर पद। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता थी। ठीक है, श्रृंगार यानी कि प्रेम और भक्ति, और शांत रस यानी कि शांत। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई 1546 द्वारका में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मीराबाई से। अब देखते हैं रसखान। तो रसखान जो है वो है रीतिकालीन कवि। वास्तविक नाम पूछा जाए तो सैयद इब्राहिम। जन्म इनका हुआ 1548 ईस्वी हरदोई उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु जो थे वो थे विट्ठलनाथ, ये अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको ध्यान रखना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। जो रसखान की रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं। रसखान की रचनाओं में श्रृंगार रस व भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है। रसखान ने भागवत का हिंदी व फारसी में अनुवाद किया था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट अच्छे से कर लेना। और रसखान की समाधि जो है वो है महाबन मथुरा में। ठीक। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1628 ईस्वी वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि के लिए आपको इतना कुछ जो है याद नहीं करना, आपको एक ट्रिक याद करनी है, जनपद। ठीक है, जनपद से आपको चारों के चारों जो चार स्तंभ कहे जाते हैं छायावादी काल के, वो हैं जयशंकर प्रसाद यानी कि ज से जयशंकर प्रसाद, न से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि डायरेक्ट आप निराला याद कर सकते हैं, प से पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, और द से महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यानी कि आपको कैसे याद करना है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और देवी यानी कि महादेवी वर्मा, ये आपको याद हो जाएंगे चारों के चारों, जो कि छायावादी के चार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, कवि, उपन्यास, नाटककार। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता थे इनके बाबू देवकी प्रसाद और पत्नी थी इनकी कमला देवी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सिलेबस में हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो आपके पद्य खंड में हैं, यानी कि आपके लिए जो
इनकी ये उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी काव्य आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काव्य जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काव्य देखिए, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट होती है। झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक और कामयानी तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे कर लेना क्योंकि ये महाकाव्य है, ठीक है, 1936 की और खड़ी बोली में ये है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहानी की बात की जाए तो कहानी में ग्राम इनकी पहली कहानी है 1912 की। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास की बात की जाए तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती एक ऐसा उपन्यास है इनका जो कि अधूरा है और क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा है, तो वो है इरावती। आपको उपन्यास की ट्रिक जो है इस तरह से याद कर लेनी है, कतई, ठीक है, कतई, ठीक है, कतई वर्ड तो आजकल सभी यूज़ करते होंगे आप लोग। तो क से कंकाल, त से तितली और ई से इरावती, ठीक है। तो कंकाल, तितली और इरावती जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। नाटक की बात की जाए तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कामना और एक घूंट। एक घूंट जो है एकांकी है, आप इसे नाटक में भी लिख सकते हैं, पर अगर ऑप्शन में एकांकी आएगा तो आप एकांकी में टिक करेंगे। देखिए एकांकी क्या होता है, एकांकी नाटक के ही तरह होता है पर थोड़ा छोटा होता है नाटक से, और इसमें थोड़े पात्र भी जो है कम होते हैं, तो उसको एकांकी कहते हैं, ठीक है। नोट, सुमित्रा नंदन पंत ने कामयानी को हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए प्रसाद जी को कामयानी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो ये काशी का एक परिवार था जो कि साहित्य में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था। तो प्रसाद जी को कामयानी के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्षय रोग, टीबी से 14 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की आयु में वाराणसी में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जयशंकर प्रसाद जी से। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, एक पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। ये भी छायावादी कवि हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि छायावादी कवि आपको कैसे याद रखने हैं। ये भी कवि हैं, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है इसमें, इनकी काव्य, ठीक है, क्योंकि आपके ये पद्यखंड में है। जन्म 21 फरवरी 1896 मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम पूछा जाए तो सूर्य कुमार और पिता का नाम पूछा जाए तो राम सहाय तिवारी, ठीक है। पत्नी का नाम मनोहरा देवी, ठीक है। अब देखिए काव्य, काव्य में तुलसीदास, मैंने अभी आपको बताया था कि तुलसीदास जो काव्य है वो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पहली प्रसिद्ध काव्य इनकी थी जूही की कली, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और अन्य जो है इनकी काव्य देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा और तोड़ती पत्थर। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य हैं। अब उपन्यास देखिए, उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्लीभार, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा, जो ये तीन हैं ये इनके अधूरे उपन्यास हैं, ठीक है। कौन कौन से, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा, ठीक है। कहानी में देखिए, लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, श्रीमती गजानन देवी, तो ये इनकी कहानियाँ हैं। चलिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। निराला जी ने समनव्य एवं मतवाला नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया और इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा। इनके माध्यम से निराला जी ने राम को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। 1976 में त्रिपाठी जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। निराला जी को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और मृत्यु इनकी हो गई थी 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में, ठीक है। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। ये भी छायावादी कवि हैं। जन्म 20 मई 1900 कौसानी में हुआ। बचपन का नाम गुसाई पंत और गुसे पंत।
पिता गंगादत्त पंत और माता सरस्वती देवी। ठीक है, लेखक थे, कवि थे और ये अध्यापक थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था, प्रमुख रचनाएं देखिए अब इनकी, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत्न, चिदम्बरा, सत्यकाम, वीणा, पल्लव, पतझर, रजत शिखर। ठीक है, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको प्रकृतिवादी कवि की संज्ञा भी दी गई है। इनको प्रकृतिवादी कवि भी कहते हैं। ठीक है, पंत जी ने रुपाब 1938 में, यानी कि ठीक है, रुपाब नामक पत्रिका का भी संपादन किया और आपको जो है इसका ईयर भी ध्यान रखना है। और इन्हीं के सुझाव में जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। कब? 1957 में। ठीक है, इन्होंने यहाँ 1950 से 1957 तक काम किया। कौसानी स्थित उनका घर जो है आज, वो सुमित्रा नंदन साहित्यिक वीथिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंत जी को, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके जो ईयर हैं आपको एक एक याद होने चाहिए। पंत जी को 1960 में कला व बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1961 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा और 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको तीनों ईयर ध्यान रखने हैं, 1960, 1961 और 1968। ठीक है, मृत्यु की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद में इनकी जो है मृत्यु हो गई और इलाहाबाद में ही इनके नाम पर एक पार्क भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सुमित्रा नंदन पंत जी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, ये राष्ट्रवादी कवि हैं। जन्म इनका 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। पिता नंदलाल चतुर्वेदी, माता सुंदरी बाई। ठीक है, पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम ग्यारसी बाई और ये भी क्या थे? कवि, साहित्यकार और अध्यापक। तो आपको क्या ध्यान रखने हैं? इनकी काव्य ध्यान रखनी है। तो काव्य हैं हिम किरीटनी, हिम तरिंगिणी, माता समर्पण, मरण ज्वर, बिजुरी काजल आज रही, वेणु लो गुंजे धरा, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र। तो ये जो लास्ट के दो हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करिए, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा। ठीक है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक जो हैं वो हैं विजय दत्त श्रीधर जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये माखनलाल चतुर्वेदी इसमें आंसर नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? विजय दत्त श्रीधर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। माखनलाल जी ने प्रथा, कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। ठीक है, हिम किरीटनी के लिए 1943 में इन्हें देव पुरस्कार दिया गया। 1955 में इन्हें हिम तरिंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखना है, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मृत्यु 30 जनवरी 1968 में भोपाल में हो गई इनकी। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं 10वां, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक है, जन्म इनका हुआ 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, बचपन का नाम बाबू साहब, पिता गोपाल राव। ठीक है, माता पार्वती बाई। ठीक, पत्नी शांताबाई, कवि, साहित्यकार, संपादक। तो काव्य में आपको ये दो तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान ही रखने हैं, क्योंकि काव्य तो है ही इम्पॉर्टेंट। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। कहानी में देखिए काठ का सपना और सत्य से उठता आदमी। और उपन्यास में आपको एक ही याद रखना है, विपात्र। ठीक, मुक्तिबोध जी ने वसुधा व नया खून का सह संपादन भी किया। और मृत्यु की बात की जाए तो 11 सितंबर 1964 हबीबगंज मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखते हैं मंगलेश डबराल जी। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो जन्म देखिए 16 मई 1948 टिहरी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। पिता मित्रानंद डबराल, माता सतेश्वरी देवी। कवि, संपादक, साहित्यकार इनका कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। ठीक है, काव्य की बात की जाए तो घर का रास्ता,
पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। ठीक है, ये इनकी काव्य है। गद्य में देखें तो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन इनका जो है गद्य खंड में है। तो आपको सभी नोट कर लेने हैं, क्योंकि एक तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो एक एक चीज़ इनकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट। मंगलेश डबराल जी ने हिंदी पैट्रियट, पितृपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, जनसत्ता आदि पत्रों में साहित्य का संपादन कार्य किया। ठीक है, डबराल जी को 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान और 1990 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार व 2000 में साहित्य अकादमी किसके लिए, हम जो देखते हैं के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो एक एक ईयर और एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डबराल जी को 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, 1990 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार व 2000 में साहित्य अकादमी हम जो देखते हैं के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, और अब देखते हैं आज के लास्ट जो हैं राजेश जोशी जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म 18 जुलाई 1946 नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। काव्य इनके लिए इनकी इम्पॉर्टेंट है, वो है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, प्रमुख काव्य हैं। कहानी की बात की जाए तो सोमवार व अन्य कहानियाँ और कपिल का पेड़। नाटक की बात की जाए तो जादू जंगल, अच्छे आदमी, एक कवि की नोटबुक और टंकारा का गाना। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। गेंद निराली मिट्ठू जोशी जी का बाल कविता संग्रह है। भोपाल गैस दुर्घटना पर, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, उसमें भोपाल शोक गीत इन्होंने लिखा। ठीक है, 1984 इसका ये जो टाइटल यही है। ठीक, राजेश जी को काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच। ठीक है, अभी मैंने इनकी काव्य संग्रह बताई थी, दो पंक्तियों के बीच, इनके लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जोशी जी ने एक सोवियत कवि हैं माइकोवस्की, उनकी कविता का अनुवाद जो है किसमें किया, पतलून पहना बादल नाम से किया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे 12 कवियों के। आपको इनकी काव्य ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है और एक एक पॉइंट तो आपको नोट डाउन कर ही लेना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपने MCQs खुद से बनाइए। ठीक है, इनको अच्छे से लिखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम गद्य खंड के करेंगे। जितने भी लेखक आपके सिलेबस में हैं 11 जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।